Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So let's start the new lecture of force and laws of motion. So in the last few lectures we have studied about the two laws of motion and related terms we have seen. So force, momentum, then inertia, all these new terms we have seen. Force is equal to ma, and in the last lecture what we had done, we had solved some problems related to the सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. बेसिकली आपको जो फोर्स कैलकुलेट करना हो, आपको कंडीशंस गिवन हो कि ऐसे से ऐसा हुआ इन अ गिवन टाइम, तो कितना फोर्स लगा होगा, क्या हुआ होगा उस प्रोसेस में, दैट वी हैव ऑब्जर्व. 3-4 टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे, ग्राफ वाले, न्यूमेरिकल वाले. एक वेरिएबल गिवन है, दूसरा वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो इनिशियली मैंने आपको बताया था देयर आर 3 लॉज, जिसमें पहला क्या है, पहला आपको बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा, कब मूव करेगा, कब मूव करेगा या फिर कब अपने यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को चेंज करेगा, अपने स्टेट ऑफ मोशन को कब चेंज करेगा, जब उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा, उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगेगा तभी वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा. स्टेट ऑफ मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि कोई कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है और जीरो वेलोसिटी भी हो सकती है. जीरो इज ऑल्सो अ कांस्टेंट. सो जीरो वेलोसिटी भी हो सकती है और एक नॉन जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है. तो अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी. उसी स्ट्रेट लाइन में उसी स्पीड के साथ कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. बट क्यों रुक जाते हैं हमारे डेली लाइफ में, हम चीजों को रुकते हुए क्यों देखते हैं? क्योंकि उन पे फोर्स लग रहा है. कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है. अगर कोई भी फोर्स ना हो तो वो चीज वैसे ही चलती रहेगी. जैसे अगर स्पेस में किसी चीज को, कोई मान लो कोई एयरक्राफ्ट था या फिर कोई स्पेसशिप था, उसमें से कोई पार्ट टूट करके अलग छूट गया, है ना, टूट करके अलग हो गया. लेट्स से जब वो टूटा उस टाइम उस स्पेसशिप की स्पीड कुछ थी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो जो टूटा हुआ पार्ट है इट विल कंटिन्यू टू मूव. अब स्पेस में कहीं पे कोई ग्रेविटेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद दैट वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. मान लो कि वो स्पेसशिप से टूट करके ऐसे चलना शुरू किया तो ऐसा ही चलता रहेगा. फिर स्पेसशिप इधर जाए उधर जाए कहीं भी जाए, वो ऐसा ही चलता रहेगा. और मान लो फिर उसके बाद वो किसी दूसरे प्लेनेट के या फिर अर्थ के ही ग्रेविटेशन में आया या किसी और प्लेनेट के ग्रेविटेशन में आया, तब जाकर के उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी. तो ये हमने किस में देखा? फर्स्ट लॉ में देखा कि फर्स्ट लॉ यूनिफॉर्म मोशन या फिर स्टेट ऑफ मोशन तभी चेंज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा होगा. अगर बैलेंस्ड फोर्स है, अगर इधर भी फोर्स लगाए इधर भी फोर्स लगाए बराबर है, इधर भी फोर्स लगाए इधर भी फोर्स लगाए बराबर है, इधर भी फोर्स लगाए इधर भी फोर्स लगाए बराबर है, तो उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं, सारे के सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं. सारे फोर्स बैलेंस है मतलब जितना इधर फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स इधर लगा रहे हैं, जितना इधर लगाया फोर्स उतना ही फोर्स इधर लगाया. तो इसने इसको नलीफाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया. तो बेसिकली पूरे का अगर हम लोग सम निकालें, पूरे का अगर जोड़ निकालें तो वो जीरो हो जाएगा. इसका मतलब बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि टोटल मिलाकर के फोर्स जीरो. अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है कि टोटल मिलाकर के फोर्स जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू रहेगी. और इन दैट कंडीशन स्टेट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज होगा. समझ में आई इतनी बात? इसके बाद हमने सेकेंड लॉ पढ़ा, उसमें हमने न्यूमेरिकली फोर्स को कैलकुलेट करना सीखा कि अगर कोई बॉडी है उसका स्टेट ऑफ मोशन मान लो इस तरीके से चेंज होता है, इनिशियली कुछ था फाइनली ऐसा हो गया, इस तरीके से अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है तो कितना फोर्स लगेगा. इतना तो हमने देख लिया फर्स्ट लॉ में कि फोर्स रहेगा तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा. तो भाई इतना चेंज अगर चाहिए तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके लिए फिर हमने मोमेंटम भी पढ़ा. मोमेंटम मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट, नॉट ओनली मास नॉट ओनली वेलोसिटी, दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट. तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और एक क्विक रिवीजन भी हमने देख लिया. नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बहुत सिंपल है, आपने अपने डेली लाइफ में फील किया है. जैसे मान लो कि आपने कोई गलती की और आपकी मम्मी ने या आपकी बहन ने या आपके टीचर ने या मैंने आपको एक चाटा जड़ दिया गाल पे, राइट? तो अब आपको तो बहुत जोर से चोट लगेगी गाल पे, एकदम हो सकता है लाल हो जाए, हो सकता है उंगलियां छप जाएं. तो क्या होगा कि बहुत जोर से चोट लगेगी, बट इस हाथ को भी चोट लगेगी, इस हाथ को भी चोट लगेगी. इसका मतलब जब इस हाथ ने इस पे फोर्स लगाया तो इसने भी इस पे फोर्स लगाया. नहीं तो अगर हम इससे फोर्स लगाते तो सिर्फ उसको लगती चोट, हमें क्यों कुछ फील होता? हमें भी तो थोड़ा गर्मी यहाँ पे आ जाती है ना. आप जब एक हाथ से दूसरे हाथ को रब करते हो, आप खुद अभी रब करके देखो, ऐसे रब करोगे तो आपके दोनों हाथ में गर्मी फील होगी. भाई ये तो इसको तो ये तो क्या था,
ये कुछ नहीं कर रहा था, मैं इस हाथ से इस पे फोर्स लगा रही थी ऐसे करके, लेकिन दोनों में मुझे हीट फील हुई, क्योंकि जब इसने इस पे फोर्स लगाया तो इसने भी इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, जब इसने इस पे फोर्स लगाया तो इसने भी इस पे फोर्स लगाया। व्हेन आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड, आई एम प्रेसिंग दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड को प्रेस कर रही हूँ, तब जाकर के मैं लिख पा रही हूँ। क्या इसकी ये निब प्रेस नहीं हो रही होगी? हो रही होगी। यहाँ पे थोड़ा सा उसका शेप भी चेंज होता है, व्हेन आई प्रेस दिस निब इसका शेप भी चेंज होता है। अगर आपने दो बॉल लिए, दो जो स्पंज वाले बॉल आते हैं ना जिसमें स्माइली बनी रहती है येलो कलर के, स्पंज वाले बॉल लिए और उन दोनों बॉल को आपने, मान लो एक बॉल को रख दिया, एक बॉल को हाथ पे रखा, उसको आपने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, दूसरे बॉल से आप पहले बॉल को प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे बॉल से पहले बॉल को प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर ये वाला बॉल इस पे फोर्स ना लगाता तो इसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए था, सिर्फ किसका शेप चेंज होना चाहिए था? इसका होना चाहिए, थोड़ा सा वो दब जाएगा ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर दोनों ऐसे करके एक रखा हुआ है, दूसरे से अगर आप प्रेस करोगे तो ये भी थोड़ा सा जो है स्क्वीज हो जाएगा, थोड़ा सा दब जाएगा, और ऊपर वाला बॉल जिससे आप प्रेस कर रहे थे वो भी दब जाएगा। इसका मतलब जब इसने इस पे फोर्स लगाया तो ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्व की है। मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप बैंक ऑफ रिवर पे हो, नदी के किनारे पे हो, और आप बोट से जब जंप कर रहे होते हो, कहाँ पे? बैंक ऑफ रिवर पे, किनारे पे, मिट्टी पे, जमीन पे जब आप जंप कर रहे होते हो, तो जब आप जंप करोगे तो आप इधर कूदोगे, ठीक है, तो वो जो बोट है वो भी पीछे जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने बोट पे फोर्स लगाया और उसकी हेल्प से हम कूदे, तो वो बोट भी पीछे गई, ठीक है। इसको अगला जो हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। आपने और भी क्या देखा है, जैसे बलून के अंदर खूब सारी हवा भर दो, बलून के अंदर खूब सारी हवा भर दो और उसको रिलीज करो, तो गैस बाहर निकलती है, बलून उधर भागता है, एक चीज इधर आ रही है, दूसरी चीज इधर आ रही है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्शन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस, जो अगर पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे पे लगाया तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पे लगाएगा ही लगाएगा। यही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट if an object applies a force on a second object, then या फिर if an object applies a force on a second object, the second object also applies an equal, opposite and simultaneous, equal, opposite, simultaneous force on the first object. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। इक्वल, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, ऑपोजिट, डायरेक्शंस और ऑपोजिट, साइमल्टेनियस मतलब एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं कि इसने इस पे लगाया उसके बाद फिर ये इस पे लगाएगा, नो, साइमल्टेनियसली, इसको भी चोट पहुंच रही है, इसको भी चोट पहुंच रही है, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, उसी एक ही पल में, एक ही मोमेंट पे। तो इसने जब इस पे फोर्स लगाया, इसने भी इस पे फोर्स लगाया, दोनों को चोट पहुंच रही है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे, हाँ, और एक चीज बता देते हैं, तो इसको और क्या बोला जाता है? जब ये समझ में आ जाता है ना, इनको बोला जाता है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब एक्शन, जैसे इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ऐसे फोर्सेस को एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बोलते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग और क्या हम बोल सकते हैं? फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। फोर्स जब भी होगा, जहां पर भी फोर्स होगा, हमेशा एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म में रहेगा। मतलब एक फोर्स जहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है,
उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं होगा ही होगा। जैसे अगर हम लोग दो मैग्नेट की बात करें, तो मैग्नेट ऐसा नहीं है ना कि एक मैग्नेट बस दूसरी मैग्नेट को पुश कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये भी उसको पुश कर रहा है, जब वो दोनों मान लो रिपेल कर रहे हैं तो ये भी उसको पुश कर रहा है और ये भी उसको पुश कर रहा है। अगर दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, राइट। तो एक्शन रिएक्शन पेयर, अब इसके बारे में ये जो फोर्सेज है एक्शन रिएक्शन पेयर, पहली चीज जब आप एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं तो उससे हमें ऐसा लगता है कि पहले एक ने लगाया तब दूसरे ने रिएक्ट किया, बट ये थोड़ा सा यहाँ से कंफ्यूजिंग हो सकता है। जैसी टर्मिनोलॉजी दी गई है उससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि एक्शन पहले वाले ने एक्शन किया तब जाकर के दूसरे वाले ने रिएक्शन दिया, बट इट इज नॉट लाइक दैट। दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले मान लो किसी एक आदमी ने कोई क्राइम किया, किसी का मर्डर किया, ठीक है, किसी का मर्डर किया, फिर उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा, उसको सजा सुनाई जाएगी, फिर उसको फांसी दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया कि उसने किया एक्शन और फिर उसको मिला रिएक्शन। लेकिन अगर हम फोर्सेस की बात करें और थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो ये कैसा है, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे हो रहा है। मतलब वो उधर उसका मर्डर कर रहा है, वो उसका गला काट रहा है और इधर इसको सेम टाइम पे फांसी दी जा रही है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जिस टाइम वो मर्डर कर रहा होगा उसी टाइम उसको फांसी दी जा रही होगी, मतलब उसका ये एक्शन और ये उधर उसको मिल रहा है रिएक्शन। तो दोनों चीजें सेम टाइम पे होती हैं। तो एक्शन रिएक्शन से ऐसा नहीं समझेंगे कि पहले एक ने फोर्स लगाया फिर उसके बाद 2 मिनट रुक करके दूसरे ने फोर्स लगाया, नो, सेम टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे सेम टाइम पे फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली फ्रिक्शन लग रहा है ना, फ्रिक्शन लग रहा है इन दोनों के बीच, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, तो इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, दोनों सेम टाइम पे हो रहा है। तो क्या प्रॉपर्टीज है एक्शन रिएक्शन पेयर की, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, आप खुद ही लिखेंगे या खुद ही बोलेंगे मेरे लिखने से पहले। पहली चीज कैसे है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे अगर मैंने ऐसे इन दोनों के बीच में फोर्स लगा तो ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है ना, इधर इसने उसको दबाने की कोशिश किया ना, और ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, इन दिस डायरेक्शन इधर लगा रहा है, और ये इस पे इधर लगा रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन, इसने इस पे इधर लगाया और इसने इस पे इधर लगाया, हो गया ना ऑपोजिट डायरेक्शन। सो डायरेक्शंस कैसे हैं, ऑपोजिट हैं। तीसरा इसका और एक एग्जाम्पल क्या है, बुलेट और गन वाला, ये भी मैंने शायद आपको पहले बताया था। तो बुलेट को निकालने के लिए गन क्या है, उस पे आगे की तरफ फोर्स लगाती है, बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, तो बुलेट निकल के गई बाहर बहुत स्पीड से, और गन भी ऐसे धक्का लेकर के पीछे आती है। अब वो बुलेट इतने दूर चली गई और गन इतने से क्यों दूर हुई, उसका आप खुद ही सोचो ऐसा क्यों है। तो सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, साइमल्टेनियस मतलब सेम टाइम पे लगने वाले, सेम इंस्टेंट पे लगने वाले। उसके अलावा क्या है, सेम नेचर, सेम नेचर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाया, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, इसने इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाया और इसने इस पे मैग्नेटिक लगाया, नो। जो पेयर्स हैं एक्शन रिएक्शन वो हमेशा कैसे होंगे, दे विल बी ऑफ सेम नेचर। अगर इसने इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाया तो ये भी इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक ही लगाएगा, इसने इस पे मैग्नेटिक लगाया तो ये इस पे मैग्नेटिक ही लगाएगा, टेंशन लगाया तो टेंशन ही होगा। जैसे आप अगर रस्सी को खींचते हो, ठीक है, रस्सी मान लो यहाँ पे एक जगह पे बंधी हुई है, रस्सी को आप खींच रहे हो, रस्सी ने आपको खींच के रखा है, रस्सी को आप खींच रहे हो, मान लो आप किसी रस्सी की हेल्प से, मान लो कहीं पे आप बहुत खतरे वाली जगह में हो, एंड विद द हेल्प ऑफ रोप आपने खुद को रोक के रखा है, नहीं तो आप पीछे गिर जाओगे। तो रस्सी को आपने खींच के रखा है, रस्सी ने आपको खींच के रखा है, तो उनके बीच में कैसा फोर्स डेवलप हुआ है, टेंशन फोर्स। तो कैसे होंगे, हमेशा सेम नेचर के। ये जब आप 11th में आओगे तो और अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि आप उस टाइम टेंशन, नॉर्मल, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो कैसे होते हैं, सेम नेचर के होते हैं। तो सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, साइमल्टेनियस, सेम नेचर। एंड द लास्ट वन इज, ये हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।
ऐसा नहीं है कि जिस पे एक्शन लगेगा उसी पे रिएक्शन लगेगा, नहीं, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसने इस पे लगाया तो ये इस पे लगाएगा, तो दोनों जो फोर्सेस हैं एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे होंगे। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, इतना हल्का फुल्का तो हमें पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। नहीं पता तो सुन लो, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, सेम नेचर के चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, अलग अलग नेचर के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो रिपेल करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर, लेकिन हमेशा वो दोनों, एक इस पे लगा रहा है दूसरा इस पे लगा रहा है, दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं ना, एक ही बॉडीज पे नहीं लगते। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन साइमल्टेनियस सेम नेचर एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी इसके बता दिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट ये है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से हम लोग एक और चीज पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या अभी आपने सिर्फ मोमेंटम ही वर्ड सुना है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यू हेडिंग डाल लेंगे इसी में, थर्ड लॉ में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या था भाई, मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, मतलब मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मान लो जो जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल्स दिए, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए गन और बुलेट के और बोट एंड पर्सन के, ठीक है। हाँ, इसमें और एक चीज आप नोट करो, इसमें और एक चीज क्या है भाई, छोटे सा वो अगर आपने थोड़ी बहुत स्पेस छोड़ी हो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी लिखोगे तो चलेगा, मार्क कर लेना। आई एम सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे एक और चीज क्या है, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको क्या बोला कि भाई बुलेट और गन में, बुलेट इतनी स्पीड से चली गई और गन बस ऐसे हुई, वाई। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है आपकी बुलेट, ठीक है ना, ये है बुलेट और जैसा भी है मतलब यहाँ, आई एम सॉरी दिस इज गन है ना, और यहाँ से ये बुलेट निकल के गई। अब बुलेट बहुत स्पीड से चली गई, तो मैंने ये कहा कि इन दोनों के बीच में एक एक्शन रिएक्शन पेयर लग रहा है, तो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया, और मैंने कहा कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के लगते हैं, तो इस पे भी एफ फोर्स लगा, इस पे भी एफ फोर्स लगा, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो गई और इसकी स्पीड इतनी कम कैसे रही। तो भाई इसका मास है m, इसका मास है स्मॉल m, और हमें पता है कि बुलेट का मास जो होता है वो गन के मास से कितना कम होता है, तो m इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल m। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, वेलोसिटी कोई गेन कब करेगा, जब उस पर एक्सेलरेशन होगा, ज्यादा एक्सेलरेशन तो ज्यादा वेलोसिटी गेन, कम एक्सेलरेशन तो कम वेलोसिटी गेन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज f डिवाइडेड बाई m। अब जब फोर्स दोनों पे सेम है, एक्सेलरेशन ऑफ गन क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन गन डिवाइडेड बाई मास ऑफ गन, और वो कितना आएगा, f डिवाइडेड बाई कैपिटल M। और बुलेट के लिए एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाई स्मॉल m। अब यहाँ पे a ऑफ गन नीचे बहुत बड़ा नंबर है, मान लो कि फोर्स यहाँ पे लगा, दोनों केस में फोर्स लगा F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और लेट्स से दिस इज 5 kg और दिस इज 250 ग्राम, ठीक है, क्योंकि बुलेट इतनी कम मास की होती है, लोहे की रहती है, तो 100 न्यूटन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ गन क्या आ जाएगा, F डिवाइडेड बाई m, और एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 1/4, 250 मतलब 1/4, तो ये कितना आया, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक सेकेंड में, गन की स्पीड एक सेकेंड में 0 से 20 ही हो रही है, फिर भी मैंने नंबर्स थोड़े से अजीब ही ले लिए हैं, मास ऑफ गन और भी ज्यादा होता है इससे, तो यहाँ पे फिर भी इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक सेकेंड में 20 से ही बढ़ेगी, और फिर उसके बाद वो जो सोल्जर रहते हैं वो रोक लेते हैं ना उसको, इसलिए तो उनके जो शोल्डर होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। इफ यू कैन नॉट होल्ड दी जर्क ऑफ दी गन, जो जर्क लगता है गन के वापस आने की, जो झटका लगता है, अगर आप उसको नहीं सह सकते, यू कैन नॉट बी अ सोल्जर, राइट। तो जो सोल्जर हैं उनके शोल्डर बहुत मजबूत होना चाहिए, तो एक गन का जो एक्सेलरेशन है वो इतना आ सकता है बस, ज्यादा से ज्यादा, और वो भी जब सोल्जर्स उसको रोक लेंगे तो कहाँ से एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन बुलेट इतने ज्यादा, एक सेकेंड में 400 की स्पीड से भागेगी वो,
तो इतनी ज्यादा स्पीड से भागेगी और उसको रोकने वाला कोई है नहीं भाई, रोकने के लिए बनी नहीं है बुलेट ना, वो तो सामने जाकर के दुश्मन पे लगे इसलिए बनी है। तो इट विल गेन अ लॉट ऑफ स्पीड इन वेरी स्मॉल टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये जो मैंने बताया एक्शन रिएक्शन पेयर, इसमें क्या होगा कि फोर्सेस दोनों बॉडी पे तो सेम लगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि दोनों बॉडीज का मास डिफरेंट हो सकता है, दोनों बॉडीज कुछ भी हो सकती हैं। तो अगर एक का मास कम है तो एक्सेलरेशन हो सकता है उसका बहुत ज्यादा हो, दूसरे का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा कम। जिसका मास ज्यादा, क्योंकि मास नीचे आ रहा है ना, फोर्स अगर सेम है, मास जिसका ज्यादा एक्सेलरेशन उसका कम, मास जिसका कम एक्सेलरेशन उसका ज्यादा। तो ये और एक ऑब्जर्वेशन है इन केस ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। तो मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ऑफ मास ma एंड अनदर ऑफ मास mb। ये इधर जा रहा था ua स्पीड से और ये इधर जा रहा था ub स्पीड से, राइट। नाउ आई हैव टेकन ua इज ग्रेटर देन ub। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, हम लोग चाह रहे हैं कि इनके बीच कोलिजन हो। कोलिजन कब होगा, ये कब टकराएंगे, ये टकराएंगे जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। जब ये धीमे चल रहा हो, ये तेजी से चल रहा हो, ये धीमे चल रहा है और ये तेजी से चल रहा है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जब ये टकराए तो ये तेजी से चलने लगा और ये धीमा हो गया ना, ये तेजी से चलने लगा और ये धीमा हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम जैसे आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आपने टीवी में रोड एक्सीडेंट्स देखे होंगे, मूवीज में, एक्शन मूवीज में रोड एक्सीडेंट देखे होंगे। तो क्या होता है कि एक कार है वो धीमे चल रही है और उसके पीछे एक तेजी से चलती हुई कार आ रही है। तो जैसे ही टकराती है वो पहली कार से, स्लो वाली कार से, दैट स्लो कार विल बिकम फास्ट और ये थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, वो तो अभी बाद की बातें हैं। बाकी ये टकराएंगे, टकराने के बाद लेट्स से पहले हम लोग टकराने वाला मूवमेंट बना लेते हैं। तो ये है ma, ये है mb और ये दोनों टकराए। अब ये दोनों अगर टकराए तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। ये टकराए तो फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाएंगे, कैसा होगा फोर्स, इट विल बी एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसा फोर्स होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इसने इस पे लगाया, लेट्स से दिस इज फोर्स ऑन b ड्यू टू a, या फिर उसको फोर्स ऑन b ही लिख लो, एंड दिस इज फोर्स ऑन a ड्यू टू b, फोर्स ऑन a ड्यू टू b, या फिर इसको फोर्स ऑन a ही लिख लो कि फोर्स ऑन a इज fa, फोर्स ऑन b इज fb। इसके बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये होगा, ये अपनी किसी स्पीड से जाएगा, लेट्स से ये vb से जा रहा है। आफ्टर द कोलिजन, टकराने के बाद ये va स्पीड से जा रहा है, जो a मास है वो va स्पीड से जा रहा है और b मास vb स्पीड से जा रहा है। तो क्या हुआ, इनिशियली उनकी कुछ स्पीड थी ua ub, फिर टकराए, टकरा करके एक दूसरे पे फोर्स लगाए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसकी एक की इनिशियल स्पीड थी इस डायरेक्शन में, क्यों एक स्लो हो गया और क्यों दूसरा फास्ट हो गया। इसकी इनिशियल स्पीड थी इस डायरेक्शन में, इसकी भी इस डायरेक्शन में थी, इसकी भी इस डायरेक्शन में थी। क्लियर, ua एंड ub बोथ आर इन दिस डायरेक्शन। जब टकराए तो इसने इस पे फोर्स लगाया और इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे इधर फोर्स लगाया, इसने इस पे इधर फोर्स लगाया। अब यहाँ पे इस पे जो लगने वाला फोर्स है, द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन b, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। जिस तरफ b की वेलोसिटी है उधर ही फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है और आप उसको और इधर धक्का दो तो भाई स्पीड बढ़ेगी ना, और कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर चल रहा है, उसका डायरेक्शन इधर है और आपने इधर से धक्का दिया तो स्पीड घटेगी। तो वैसे ही इसने इस पे फोर्स लगाया इधर, उसकी स्पीड थी इधर, हमने फोर्स लगा दिया इधर तो कम हो जाएगी स्पीड। इस केस में स्पीड थी इधर, फोर्स भी लगाया इधर तो स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए ये हो जाएगा फास्ट, ये हो जाएगा स्लो। मतलब कम से कम उसकी जो अभी जो वेलोसिटी है, अभी जो ub उसकी वेलोसिटी है या ub स्पीड है, उससे तो ज्यादा हो ही जाएगी और इसकी पहले जो थी उससे कम हो जाएगी, राइट। तो आफ्टर द कोलिजन मान लो उनकी स्पीड इतनी हो गई और इस पूरे प्रोसेस में मान लो टाइम लगा t, इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा t। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता है कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर है उसमें क्या होता है कि जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ FA इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ FB। इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, बट डायरेक्शंस कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो डायरेक्शन को ऑपोजिट दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अ माइनस। इसका मतलब कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तब तो हम इक्वल कर लेंगे, लेकिन सिर्फ फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, FA
इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी। मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, जैसे यहाँ पे 100 और ये है -100, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, डायरेक्शंस ऑपोजिट है, राइट। तो माइनस क्या दिखाता है, माइनस शोज दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को यूज करके हम कुछ रिजल्ट्स डिराइव करने वाले हैं। अब अगर आपके पास इक्वेशन है एफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी, हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए को क्या लिख सकते हैं, एफ ए इज द फोर्स ऑन ए, एफ बी इज द फोर्स ऑन बी। तो एफ ए को क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, राइट। एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हम लोग। एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा भाई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कीप दिस वैल्यूज, पुट दिस वैल्यूज हियर। सो एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टी is equal to minus of mb into, put this value, vb minus ub divided by t. So vb minus ub divided by t. Now can I cancel these t? t को कैंसिल कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली t को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। अब इस माइनस को अंदर ले लो तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको इधर ले आओ तो ये प्लस बन जाएगा, इसको इधर ले आओ तो प्लस बन जाएगा। सो क्या बना, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके गए, इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ये क्या है, m और v का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम। तो ये क्या है, दिस इज p फाइनल ऑफ a। ये क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ a। एम ए वी ए क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ a। और ये क्या है, दिस इज p फाइनल ऑफ b। और ये दोनों का सम इज इक्वल टू एम ए यू ए इनिशियल वेलोसिटी इंटू मास इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। ओ हो, ये क्या हो गया, सम ऑफ द मोमेंटम जो इनिशियली था, सम ऑफ मोमेंटम जो इनिशियली था पूरे सिस्टम का, दिस इज आवर सिस्टम। ये मास ए प्लस बी, ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है, हम इस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। तो सिस्टम का जो इनिशियल टोटल मोमेंटम था, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। और फाइनली पूरा प्रोसेस होने के बाद भी इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब P इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ द सिस्टम। क्या मिला यहां से हमें, P इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ द सिस्टम। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर अभी आपके लिए जस्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको समझ में आ गया होगा। इसको और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी हो क्या है कि पहली चीज पूरे सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका मोमेंटम पहले कुछ और था बाद में कुछ और है, बट इस सिस्टम का, इसका प्लस ये, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम इनिशियली इतना था और फाइनली इतना था, और दोनों कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं। क्लियर। दूसरी चीज, आपने पूरे प्रोसेस में एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स ये एक दूसरे पे लगा रहे हैं, मतलब सिस्टम के अंदर का ही फोर्स है। सिस्टम में क्या क्या ऑब्जेक्ट है, ए एंड बी, और फोर्स जो लग रहा है एफ ए पे लगा रहा है, मतलब ए बी पे लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं। लेकिन कोई बाहर वाला, बाहर से आकर के कोई आउटसाइडर इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। तो सिस्टम के बाहर जो फोर्सेस, सिस्टम के बाहर से कोई अगर फोर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी फोर्स है दिस इज अप्लाइंग ऑन दिस एंड दिस इज अप्लाइंग ऑन दिस, बस उतने ही फोर्सेस हैं।
बाहर से कोई फोर्स नहीं है, ये फोर्स सिस्टम के अंदर के ही पार्टिकल, सिस्टम के अंदर के ही चीजें एक दूसरे पे लगा रही हैं। अगर ये कंडीशन है, अगर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है ऑन दिस सिस्टम, इफ देर इज, लिख लेंगे, इफ देर इज नो external unbalanced force on a system, then the momentum of the system is constant, या फिर आप बोल सकते हो conserved। कैसा रहेगा? conserved रहेगा। पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। in the absence of any kind of external unbalanced force on a system, the momentum of the system will be conserved। तो this is about the conservation of momentum। ये इक्वेशन आप यूज करेंगे काफी जगह। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल या फिर एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। सो दिस इज इट अबाउट द थर्ड लॉ एंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स on this topic in the next class. Thank you.